हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंकिता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये वीडियो सभी प्राइमरी स्टूडेंट्स और साथ में जो भी हायर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको जो एजुकेशन पॉलिसी में इतनी इंपॉर्टेंट चेंजेस हुई हैं वो आपको अच्छे से समझ लग सकें। जो हमारा 10+2 का सिस्टम था, जो कि हम काफ़ी टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं, इस 10+2 को सिस्टम को अब उसे चेंज करके ब्रेक डाउन कर दिया गया है 5-3-3+4 के सिस्टम्स में। हम जानेंगे कि क्या है ये सिस्टम और कैसे काम करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिए। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं कि जो कमेटी जिसने इसको सजेस्ट किया था, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को सजेस्ट किया था, उसके हेड कौन थे। तो उसके हेड थे फॉर्मर इसरो के चेयरमैन के कस्तूरीरंगन। ये पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, डेफिनेटली बनेगा। तो ये तो आपके क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो के कस्तूरीरंगन जी थे जिन्होंने ये फॉर्मर जो कमेटी थी उसे हेड किया था। काफ़ी 2.5 लाख लोगों से इसकी मतलब जो कमेटी की जो सजेशन थी वो 2.5 लाख लोगों से ली गई थी। और फिर इसके बाद ही जो एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट बनाया गया था और अब जो 2016 में जो ड्राफ्ट रेडी किया गया था, अब 4 साल बाद इस ड्राफ्ट को आखिरकार कल 29 जुलाई के दिन मंजूरी मिल चुकी है हमारी मिनिस्ट्री से। और जो हमारी मिनिस्ट्री है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अब उस मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसका नाम चेंज करके कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यानी कि अब जिन्हें हम डॉक्टर जो हमारे रमेश पोखरियाल थे, जिन्हें हम एचआरडी मिनिस्टर बुलाते थे, अब उन्हें हम क्या बुलाएंगे, एजुकेशन मिनिस्टर, यानी कि शिक्षा मंत्री बुलाएंगे। ठीक है ना। सबसे पहली बात आपको एक बात और बता दूं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हमारे जो इंडिया में जो डिपार्टमेंट था मिनिस्ट्री का वो एजुकेशन डिपार्टमेंट ही था। फिर बाद में उसका नाम चेंज करके एचआरडी मिनिस्ट्री कर दिया गया था। अब फिर उसे फिर से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम पे बुलाया जाएगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि जो हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे उनका नाम क्या था। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये बताइए। आगे बात करते हैं। तो हम पहले जानेंगे कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके क्या क्या हाइलाइट्स हैं, यानी कि मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगी, फिर आपको इन पॉइंट्स को आगे डिटेल में मैंने सारी एक्सप्लेनेशन लिख रखी है, तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। तो देखिए पहले हम जो हमारा 5+3+4 सिस्टम है उसके बारे में आपको अच्छे से बता दूं। देखिए पहले क्या होता था कि हमारा क्या था, 10+2 का सिस्टम था। आपको मैं इस स्लाइड में बताती हूँ अच्छे से। देखिए पहले हम बताते हैं जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड एज है हम उसके बारे में बात करते हैं, यानी कि जो हमारी अर्ली चाइल्डहुड में क्या होगा। देखिए पहले हमारा क्या था, 10+2 सिस्टम था, यानी कि हमें 12 साल लगते थे हमारी +2 क्लियर करने में। इसके बाद हमारी क्या आती थी, ग्रेजुएशन आती थी, जो कि 3 साल या फिर 4 साल वेरी करती थी अलग अलग कोर्सेज के हिसाब से, यानी कि हमें 15-16 साल लग जाते थे ग्रेजुएशन करने में। अब भी सिस्टम वही है, हमें उतना ही टाइम लगेगा ग्रेजुएशन करने में, बट हमने इसको 10+2 सिस्टम को क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है, यानी कि ब्रेक पार्ट्स में ब्रेक कर दिया गया है 5-3-3+4 के सिस्टम में। यानी कि आगे जो बच्चे थे जो 3 और 6 साल के बीच में उम्र में आते थे हम उन्हें काउंट नहीं करते थे, बट अब कहा गया है कि जो 6 साल का बच्चा होगा वो अपनी 2nd क्लास को कंप्लीट कर लेगा। 6 साल का बच्चा 2nd क्लास को कंप्लीट कर लेगा। और ये कहाँ पे कंप्लीट होगी, तो जो आंगनवाड़ी हैं, यानी कि जो प्री स्कूल्स होते हैं, प्री स्कूलिंग होगी उस बच्चों की, वो 6 साल में होगी। ठीक है, यानी कि 6 साल का बच्चा 2nd क्लास कंप्लीट कर लेगा। इसके बाद आएगी 3rd, 4th, 5th क्लासेस। ठीक है, तो 3rd, 4th, 5th क्लासेस आएंगी। जो हमारे 8 से 11 साल का बच्चा, ठीक है ना, फिर उससे 11 से 14 साल का बच्चा और 14 से 18 साल का बच्चा अपनी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट करेगा इस हिसाब से। तो यानी कि हमने उसे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और सब पार्ट्स के लिए अलग अलग स्कीम्स हैं, वो हम आगे जानेंगे। तो पहले हमको कुछ जो हाईलाइट्स हैं इस कोर्सेज की, एजुकेशन पॉलिसी की, मैं वो आपको क्लियर कर देती हूँ। तो जो पहले हमारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, यानी कि जो भी इंस्टीट्यूशन हैं उनके लिए क्या बनेगी, सिर्फ एक रेगुलेटर बनेगा, यानी कि सिर्फ एक ही रेगुलेटिंग बॉडी होगी, अलग अलग बॉडीज नहीं होंगी। इसमें एक्सेप्शन मिली है, जो लॉ के बच्चे हैं और मेडिकल के बच्चे हैं उनके लिए तो अलग अलग बॉडीज रहेंगी, बट जो बाकी स्ट्रीम्स के बच्चे हैं जैसे कि साइंस, यानी कि मेडिकल और जो हमारी आर्ट्स, कॉमर्स, उन सब के लिए क्या होगा, एक ही रेगुलेटिंग बॉडी होगी। सबसे पहले तो आपको ये डिफरेंस याद रखना है। फिर अगर हम सेकेंड की बात करें तो जो प्राइवेट और पब्लिक हायर स्कूल्स होंगे सबके लिए क्या होगा, कॉमन नॉर्म्स होंगे, यानी कि उनका कॉमन सिलेबस होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको एक यूनिवर्सिटी में अलग
पढ़ाया जा रहा है और दूसरी यूनिवर्सिटी में अलग पढ़ाया जा रहा है, पब्लिक में अलग, प्राइवेट में अलग। ये बात नहीं होगी, सब में क्या होगा, कॉमन नॉर्म्स होंगे, कॉमन सिलेबस ही फॉलो होगा, ठीक है। और सेकंड बात, थर्ड बात क्या है कि हर छोटा बच्चा जैसे कि जो स्कूल से जब बाहर निकलता है तो क्या होता है, फिर बाहर स्कूल से निकलने के बाद फिर वो अपनी जो उसकी मतलब स्किल्स होती हैं वो अक्वायर करता है, यानी कि उसे जिसमें इंटरेस्ट होगा। किसी को मैकेनिक बनने में इंटरेस्ट है, किसी को पेंटिंग करने में इंटरेस्ट है, किसी को कुछ चीज़ में इंटरेस्ट होता है, फिर वो बाद में अपना सोचता है। बट अब के चेंजेस क्या किए गए हैं कि छोटा सा स्कूल का बच्चा ही जो उसे मनपसंद उसकी स्ट्रीम होगी उसमें क्या है, वो एक स्किल एक्वायर करके निकलेगा। क्योंकि आज के टाइम पे जरूरत क्या है, बच्चों को स्किल्स की ज़रूरत है। बच्चों के पास नॉलेज तो है, बच्चों के पास डिग्रीज तो हैं, बट उनके पास स्किल्स नहीं है, जिनकी वजह से उन्हें आगे जाके जॉब नहीं मिल पाती। तो हम कोशिश करेंगे कि इस एजुकेशन पॉलिसी में जो स्कूल का बच्चा है उसे भी क्या मिले, स्किल्स मिले, यानी कि वो खुद से पहले ही जो अपनी स्किल्स हैं, जो उसे फील्ड में जाना चाहता है, जैसे कि वो बच्चा मैकेनिक बनना चाहता है, उस बच्चे को अच्छा लगता है कि वो ठीक करे, घर के मतलब काम करने में उसे मज़ा आता है, उस तरीके से उसे क्या पेंटिंग्स में इंटरेस्ट है, इस तरीके से म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, आर्ट में इंटरेस्ट है, जिसको भी उसको इंटरेस्ट है उसे एक तरह की स्किल एक्वायर दी जाएगी ताकि आगे जाके उसे जॉब ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स, और जो स्कूल्स में होंगे, यानी कि जो पब्लिक स्कूल्स हैं और प्राइवेट स्कूल्स हैं, यानी कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल्स में जो कॉमन लर्निंग होगी बिल्कुल सेम होगी। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जो सरकारी स्कूल हैं उनमें लर्निंग का मेथड अलग होगा और प्राइवेट में अलग होगा, नहीं, बिल्कुल सेम मेथड फॉलो किया जाएगा। आगे बात करते हैं जो एमफिल कोर्सेज थे, आगे जो हम एमफिल कोर्सेज करते थे अपनी आगे की पढ़ाई के बाद, उसे अब क्या कर दिया जाएगा, डिसकंटिन्यूड कर दिया जाएगा, यानी कि एमफिल कोर्सेज अब नहीं होंगे। और जैसे बीएड कोर्सेज होते थे, यानी कि जो बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री होती थी उसे भी डिसकंटिन्यूड कर दिया गया है। उसकी जगह आप जो बीए यानी कि जो हम सिंपल जो हम ग्रेजुएशन करेंगे उसी में आपको जो टीचिंग के मेथड्स हैं वो सिखाए जाएंगे आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, यानी कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप किस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं और आप कौन सी स्ट्रीम को फॉलो करना चाहते हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स, जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं वो भी अब क्या होंगे, नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन पे बेस्ड होंगे, यानी कि सिर्फ आप रट्टा मार के पास नहीं हो सकते, अब आपको अपनी नॉलेज पे काम करना होगा। होम लैंग्वेज, मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज टू बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस अप टू क्लास 5th, यानी कि आपका बच्चा अगर 5वीं क्लास तक है तो आपको जो मीडियम होगा उस बच्चे का वो उसकी जो मदर टंग है उसी में उसको जो उसकी रीजनल लैंग्वेज है उसी में उसको पढ़ना होगा, यानी कि मातृभाषा में ही पढ़ना होगा। और बाकी जो इंग्लिश हिंदी सब्जेक्ट्स हैं वो तो कंटिन्यू चलेंगे, बट जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे वो हमारी उसकी मदर टंग में ही होंगे। जो बच्चा उसकी जो रीजनल लैंग्वेज होगी, जो बच्चा वो मदर टंग बोलता है उसी में उसे शिक्षा दी जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चेंज, फिर आगे जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स होंगे एडमिशन्स में, यूनिवर्सिटीज़ में और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, यानी कि जो आगे जेई के एग्जाम्स होते थे, आईआईटी के, ये सब अब कैंसिल कर दिए जाएंगे, सिर्फ एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो मेडिकल और लीगल के एग्जाम्स हैं उसे आप बाहर कर दीजिए इस एक्सेप्शन से, बट बाकी के जो भी एग्जाम्स हैं उसके लिए क्या होगा, एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। आगे बात करते हैं जो हमारा स्कूल सिलेबस था, यानी कि करिकुलम था, उसे कर दिया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा। सिर्फ कोर कंसेप्ट्स, यानी कि जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं एक बच्चे को जाना चाहिए वो होंगे। और क्या होगा, 6th क्लास के बाद, यानी कि जो बच्चा 6th क्लास में आ जाएगा उससे क्या कर दिया जाएगा, एक वोकेशनल कोर्स लेना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर किसी बच्चे को मैकेनिक में इंटरेस्ट है, कोई प्लम्बर ही अच्छा कर सकता है, तो वो अपने हिसाब से, अपने चॉइस ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से उसे एक वोकेशनल कोर्स लेना पड़ेगा। वोकेशनल कोर्स का फ़ायदा क्या होगा कि जब बच्चा वो स्कूल से बाहर निकलेगा तो उसके पास कुछ स्किल्स होगी, यानी कि फिर वो आगे उसी स्किल पर काम कर सकता है और उसे अच्छी जॉब मिल सकती है, ठीक है। ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव कह सकते हैं। आगे बात करते हैं जो एनटीए है वो क्या करेगा, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स लेगा। मैंने आपको पहली बात बता दी, जो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें कॉमन एग्जाम्स होगा। आगे बात करते हैं नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, यानी कि टीचर्स के लिए नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड होगा, यानी कि हर टीचर को जो आगे टीचर्स की जो भर्ती होगी वो क्या होगी, एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से होगी, और टीचर्स की भी ट्रेनिंग ली जाएगी आगे, ताकि उन्हें अच्छे से अडॉप्ट किया जा सके उनके वर्किंग इन्वायरमेंट के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से, जो आगे के चेंजेस होते हैं टीचर्स को अच्छे से बताया जा सके, ताकि वही टीचर्स फिर आगे अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। फिर पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन सेक्टर टू रीच 6% ऑफ द जीडीपी एट द अर्लीस्ट, यानी कि जो हम जीडीपी का आगे खर्चा करते हैं वो हमारा करीब 4% तक खर्चा करते हैं। उस जो जीडीपी का परसेंटेज है उसे 6% तक बढ़ाया जाएगा, ताकि हमारा जो एजुकेशन है उस पर हम अच्छा काम कर सकें। तो ये थे कुछ कॉमन हाईलाइट्स, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे ब्रेकअप होगा। आगे बात करते हैं मल्टीलिंग्विज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो क्या करेगी, एडवोकेट करेगी मदर टंग को, हमारी लोकल लैंग्वेज है और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, यानी कि 5th क्लास तक का बच्चा क्या करेगा, अपनी मदर टंग में ही पढ़ाई करेगा। और ये जो
मदर टंग है जी 8वीं क्लास तक भी चल सकती है। संस्कृत टू बी ऑफर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूल्स, यानी कि जो संस्कृत है वो आपको हर स्कूल के लेवल्स में मिलेगी। एंड हायर एजुकेशन एज एन ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स, यानी कि जो हायर एजुकेशन के बच्चे हैं उनके लिए ऑप्शन सब्जेक्ट भी हो सकता है, इंक्लूडिंग इन द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, यानी कि जो पहले 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था उसे अपनाया जाएगा। अदर क्लासिकल लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर्स ऑफ इंडिया ऑल्सो टू बी अवेलेबल एज ऑप्शंस, अगर कोई बच्चा संस्कृत नहीं पढ़ना चाहता, कुछ और क्लासिकल लैंग्वेजेस पढ़ना चाहता है या फिर कोई लिटरेचर पढ़ना चाहता है तो वो भी उसे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में अवेलेबल होंगे। नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज्ड एनी स्टूडेंट्स, यानी कि किसी कोई भी स्टूडेंट्स पे ये कंपल्सरी नहीं होगा कि उसे यही लैंग्वेज लेनी है, जो उसकी पसंद है, जो उसकी कंफर्टेबल है वो लैंग्वेज वो चूज कर सकता है। सेवरल फॉरेन लैंग्वेजेस विल ऑल्सो बी ऑफर्ड एट द सेकेंडरी लेवल, जो सेकेंडरी लेवल पे जो कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस हैं वो भी ऑफर की जाएंगी बच्चों को, ताकि वो उसमें भी अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। आगे बात करते हैं वोकेशनल एजुकेशन। मैंने आपको बता ही दिया जो वोकेशनल एजुकेशन है वो 6th क्लास के बाद स्टार्ट हो जाएगी और उसमें इंटर्नशिप्स भी होंगी। जैसे हम हायर लेवल पे इंटर्नशिप्स होती हैं, अब बस स्कूल लेवल पे भी इंटर्नशिप्स होंगी ताकि बच्चों का अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। और जो 10th क्लास के आगे मार्क्स होते थे, अब मार्क्स कैसे दिए जाएंगे 10th क्लास के बच्चों को? काफ़ी यूनिक सा सिस्टम है कि देखो पहले तो जो मार्क्स मिलते हैं यानी कि जो स्कूल मार्क्स देंगे वो तो इंक्लूड होंगी, फिर अब बच्चे खुद का सेल्फ मतलब असेसमेंट करेंगे, यानी कि बच्चे खुद अपने आप को क्या करेंगे, मार्क्स देंगे। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है वो पढ़ता है, उससे बच्चे को लगता है कि मैं 10 में से 8 मार्क्स लेके आ सकता हूँ, तो वो खुद को अपने 8 मार्क्स देगा, ताकि जो मैंने नॉलेज एक्वायर किया है, क्या मैंने कितनी नॉलेज एक्वायर की है, उस हिसाब से बच्चा खुद को सेल्फ असेसमेंट करेगा। तो आप सोचोगे कि बच्चा तो खुद को 10 पे 10 भी देगा, तो वो देगा, पर जब आगे की जाके वो जॉब ले गया तो वो जॉब में जो देखेंगे उसके 10th क्लास तक के मार्क्स देखेंगे तो पता करेगा कि इसने तो अपने आप को 10 पे 10 मार्क्स दे रखे हैं, तो क्या है जी काबिल है 10 पे 10 मार्क्स के लिए। तो फिर पता लग जाएगा कि बच्चे ने खुद का क्या है झूठा सेल्फ असेसमेंट किया है, यानी कि ये बच्चा काबिल नहीं है जॉब के लिए। तो इससे क्या हो गए, बच्चे खुद से पहचान कर पाएंगे कि वो किस काबिल हैं। और थर्ड बात, जो बच्चों के दोस्त होते हैं यानी कि बच्चों के क्लासमेट्स होते हैं, वो भी अपने क्लासमेट्स को क्या करेंगे, मार्क्स अलॉट करेंगे, यानी कि अपने खुद को दोस्तों को मार्क्स अलॉट करेंगे। अब एजुकेशन जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी है उसमें क्या है कि हम टॉपर बनने के चक्कर में क्या कर देते हैं, अपने दोस्तों को पीछे छोड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है हमारी दोस्ती क्या दुश्मनी में बदलने लग जाती है। यानी कि एक बात सोचिए, जो टॉपर बच्चा होता है वो किसी को अच्छा नहीं लगता, क्यों? क्योंकि उसने बहुत सारे बच्चों को पीछे छोड़ा हुआ होता है। बट अब ऐसा नहीं होगा, आप सबको अपना क्या है दोस्त बनाना पड़ेगा ताकि वो आपको अच्छा मार्क्स दे सके, ठीक है ना। तो ये भी काफ़ी एक अच्छा यूनिक इनिशिएटिव कह सकते हैं। आगे बात करते हैं 2 बोर्ड एग्जाम्स 1 फॉर इम्प्रूवमेंट। 2 तरह के बोर्ड एग्जाम्स होंगे, एक होंगे इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है। द फोकस विल बी ऑन टेस्टिंग कंसेप्ट्स एंड नॉलेज एप्लीकेशंस, यानी कि अब जो फोकस होगा बोर्ड एग्जाम्स का वो रटने पे नहीं होगा, बल्कि जो टेस्टिंग कंसेप्ट्स हैं, जो नॉलेज हैं, उस पर जो फोकस बेस होगा। ऑल स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू टेक बोर्ड एग्जाम्स ऑन अप टू 2 ओकेशंस। हर स्टूडेंट्स को क्या दिया जाएगा, 2 बार मौका दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम्स देने का। ड्यूरिंग एनी गिवन स्कूल ईयर, कोई भी स्कूल ईयर में वो एग्जाम दे सकता है। 1 मेन एग्जामिनेशन, एक मेन एग्जामिनेशन होगा और एक होगा इम्प्रूवमेंट के लिए। अगर उसे लगता है कि पिछले एग्जाम्स में उसके क्या मार्क्स अच्छे नहीं आए तो वो दूसरा एग्जाम दे सकता है ताकि अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सके, इफ डिजायर्ड एज पर एज द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। नेक्स्ट बात करते हैं होलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, यानी कि ये पॉलिसी क्या करेगी, जो हमारे ब्रॉड बेस्ड हैं मल्टी डिसिप्लिनरी होलिस्टिक अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन है, उन्हें क्या करेगी, फ्लेक्सिबल सर्कुलम मतलब प्रोवाइड करेगी, क्रिएटिव कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। यानी कि इसमें ये नहीं है, आगे क्या था, अगर कोई बच्चा फिजिक्स पढ़ना चाहता है तो उसे क्या लेना पड़ता था, साथ में मैथ्स लेना पड़ता था। बट अब ऐसा नहीं होगा, अगर किसी बच्चे का फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो वो फिजिक्स पढ़े, पर अगर उसका साथ में कुछ मतलब आर्ट्स के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो वो आर्ट्स का सब्जेक्ट भी अपने साथ ले सकता है, उसे मैथ्स लेना कंपल्सरी नहीं है। यानी कि वो अपने चॉइसेस से कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स बना सकता है। अब ये आर्ट्स जो हम बोलते हैं कि आर्ट्स में इतने सब्जेक्ट्स होंगे, मेंस हमारे मेडिकल में इतने, नॉन मेडिकल में इतने, अब ऐसा नहीं होगा। बच्चा अपने कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकता है जो उसे अच्छे लगते हैं। यानी कि एक तरह का फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर दी हमने बच्चों को, ताकि वो अपनी जो खुद की जो नॉलेज है उसे इंक्रीज कर सकें, खुद के इंटरेस्ट को आगे बढ़ा सकें, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, और जो वोकेशनल एजुकेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वोकेशनल एजुकेशन स्कूल लेवल पर ही बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी, ताकि फिर आगे बाद में जाके वो उसे अपने हायर एजुकेशन लेवल पर भी कंटिन्यू कर सकें। एंड मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, अब ये क्या दिक्कत है, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, इस चीज़ का मतलब क्या है, इस मतलब आपको समझने की इसमें दो चीज़। जब आपने +2 कर ली तो आप क्या करते हो, आप करते हो ग्रेजुएशन आप क्या होगी 2 साल, मतलब 2 तरीके की ग्रेजुएशन होगी, एक होगी 3 साल की, एक होगी 4 साल की।
ध्यान से सुनिए, 2 साल की ग्रेजुएशन होगी, 3 साल की और 4 साल की। अब 3 साल और 4 साल की में अंतर क्या है? देखिए, अगर कोई 3 साल की ग्रेजुएशन करना चाहता है, इसका मतलब क्या है, वो 3 साल की ग्रेजुएशन करके नौकरी लेना चाहता है, यानी कि उसे 3 साल की ग्रेजुएशन करके नौकरी मिल जाएगी। बट अगर कोई आगे बच्चा है जो आगे आगे अपने ग्रेजुएशन में क्या करना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो 4 साल की ग्रेजुएशन को अडॉप्ट करेगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, जो 1 साल में उसे क्या मिलेगा, जो रिसर्च है उस पर सब्जेक्ट्स पे वो रिसर्च करेगा। फिर आगे जब भी वो पीजी कोर्सेज लेगा, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज लेगा, जो कि 2 साल के होते हैं, वो अब क्या बन जाएंगे, सिर्फ 1 साल के बन जाएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस इस पॉलिसी में किया गया है। और फिर आगे एक और बात, अगर मान के चलिए एक बच्चा है जिसने ग्रेजुएशन में एंट्री ली 1 साल के लिए, फिर किसी कारणवश उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ गई, तो वो क्या करेगा, वो उससे एग्जिट ले लेगा। अब क्या था, पहले क्या था, अगर हम बीच में पढ़ाई छोड़ देते थे तो जो उसने 1 साल की है वो उसका यूजफुल नहीं रहता था, यानी कि वो वेस्ट हो जाता था। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या किया जाएगा कि अगर किसी ने 1 साल अपनी जो ग्रेजुएशन का कंप्लीट कर लिया, तो उससे क्या किया जाएगा, एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि वो एक सर्टिफिकेट ही होल्डर बन जाएगा। आगे वो नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है उस अपने 1 साल को लेके कि मेरे पास 1 साल का सर्टिफिकेट है, उसे उस बेसिस पे जॉब मिल जाएगी। फिर वो 1 साल मतलब उसने एग्जिट ले लिया, और फिर बाद में वो सोचता है कि मैं अपनी पढ़ाई फिर से कंटिन्यू कर लूँ, तो वो फिर से 2nd ईयर में एंट्री ले सकता है उस सर्टिफिकेट 1 साल के बेसिस पे। फिर आगे उसने 1 साल का मतलब 2nd ईयर भी कंप्लीट कर लिया, तो उसे क्या मिल जाएगा, एडवांस डिप्लोमा कोर्स मिल जाएगा, यानी कि एडवांस डिप्लोमा मिल जाएगा। पहले तो उसे सर्टिफिकेट डिप्लोमा मिला ओनली, अब वो क्या हो जाएगा, अब वो एडवांस लेवल पे चला जाएगा। फिर क्या होगा, अगर उसने 3 साल की कंप्लीट कर ली तो बैचलर डिग्री उसे मिल जाएगी, जो उसी हम ग्रेजुएशन डिग्री बोलते हैं। आगे जब वो 4 की करेगा, यानी कि 4 साल कंप्लीट करेगा, तो उसे डिग्री मिलेगी बैचलर विद रिसर्च डिग्री, यानी कि उसने अपनी रिसर्च भी कंप्लीट की है। आगे जाके जब वो पीजी करेगा, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, तो उसकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो 1 साल की रह जाएगी। और जो एमफिल कोर्सेज थे वो अब क्या कर देंगे, डिसकंटिन्यू कर देंगे, यानी कि एमफिल कोर्सेज अब नहीं होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये भी एक अच्छा पॉइंट इनिशिएटिव है। इसमें क्या है कि जब बच्चा कोई मल्टीपल एग्जिट एंट्री पॉइंट लेगा, तो क्या होगा, उसके एक तरह का वर्चुअल बैंक क्रिएट कर दिया जाएगा, यानी कि जिसे बोलेंगे वर्चुअल क्रेडिट बैंक। इसमें क्या होगा, बच्चे ने 1 साल की अपनी शिक्षा कंप्लीट की, तो उसका जो क्रेडिट बैंक है, वर्चुअल बैंक, उसमें उसके मार्क्स जुड़ जाएंगे, ताकि जब वो नेक्स्ट ईयर जब भी वो एडमिशन लेगा, तो उसके जो नेक्स्ट ईयर के पॉइंट्स हैं वो भी उसमें ऐड हो जाएंगे। तो ये काम किया जाएगा academic bank of credit के द्वारा। An academic bank of credit shall be established which would digitally store the academic credits earned from various recognized higher education institutions, so that the degree from an HEI can be awarded taking into account credits earned. For instance, now if a student covers a topic related to his or degree, ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गई। यानी कि अगर बच्चा जब भी पढ़ाई छोड़ेगा, तो उसके जो क्रेडिट पॉइंट्स हैं वो उसके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में ऐड हो जाएंगे, यानी कि एक वर्चुअल क्रेडिट बैंक है, उसमें ऐड हो जाएंगे। फिर वो बाद में जब भी अपनी स्टडी आगे कंप्लीट करेगा, तो उसके पॉइंट्स उसमें ऐड होते चले जाएंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करते हैं ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन। इस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, यानी कि अब फोकस किया जाएगा टेक्निकल एजुकेशन पे ऊपर, यानी कि टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। हर एक लेवल पर टेक्नोलॉजी को ऐड किया जाएगा। यानी कि अब देखिए, अब जब कोरोना वायरस की पैंडेमिक के दौरान हमें पता चला कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है, डिजिटल एजुकेशन है, वो कितनी ज़रूरी है। तो जैसे अब बायो के बच्चे हैं, यानी कि जो मतलब मेडिकल लेते हैं, उन बच्चों को क्या करना होता है, अपने जो लैब्स में जाके जो परफॉर्म करने होते हैं, प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने होते हैं। बट अब ऑनलाइन एजुकेशन में वो प्रैक्टिकल्स तो परफॉर्म नहीं कर पाते। ऐसी फिजिक्स केमिस्ट्री के बच्चे लैब में नहीं जा सकते, अपने प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर सकते। बट अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसे लैब्स क्रिएट किए जाएंगे, वर्चुअल लैब्स क्रिएट किए जाएंगे, जैसे हम वर्चुअल गेम्स खेलते हैं, जिसे हम बिल्कुल रियलिटी लगती है, कुछ इसी तरीके से वर्चुअल लैब्स क्रिएट किए जाएंगे, ताकि उनकी जो प्रैक्टिकल्स में उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो डेडिकेटेड यूनिट फॉर द बिल्डिंग ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल कंटेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग विल बी क्रिएटेड इन द MHRD टू लुक आफ्टर द एजुकेशन नीड्स ऑफ बोथ स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन। और जो दिव्यांग बच्चे हैं, यानी कि उनके लिए भी एक स्पेशल सॉफ्टवेयर बनाए जाएंगे, ताकि उन्हें भी एजुकेशन लेने में कोई दिक्कत ना हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं, बाय 2020 1 लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, यानी कि 2030 तक हर एक मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज खुल जाएगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि हर एक जिले में एक मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज होगा। बाय 2040 ऑल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस शैल एम टू बिकम मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट, ईच ऑफ विच विल बी एम टू हैव 3000 और मोर स्टूडेंट्स। देयर शैल बाय 2030 बी एट लीस्ट 1 लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, यानी कि या तो डिस्ट्रिक्ट में होगा या फिर डिस्ट्रिक्ट के कोई पास में होगा।
यानी कि हमारा एम है कि 2030 तक हम हर जिले में एक कॉलेज खोल दें, मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज खोल दें। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या कि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक कॉलेज में टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है या फिर जिसमें मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, नहीं, उसमें सब तरीके के डिसिप्लिन को ऐड किया जाएगा, यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज होगा और 2030 तक खोल देगा। और हमारा पर्पस क्या है कि हम 2040 तक हर मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज में कम से कम 3000 स्टूडेंट्स तो हों, ठीक है। और हमारा पर्पस क्या है इस चीज़ का कि जो हमारी ग्रोथ एनरोलमेंट रेशो है उसे हम क्या कर दें, इंक्रीज कर दें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। और साथ में जो वोकेशनल एजुकेशन है उसमें भी 26.3% है अभी 2018 में, तो उसे हम 2035 तक कितनी कर दें, 50% तक इंक्रीज करके ले जाएं, इसका ये पर्पस होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम म्यूजिक आर्ट्स एंड लिटरेचर्स टू बी टॉट इन ऑल कॉलेजेस, यानी कि जो भी मैंने आपको बताया कि अब हर कॉलेजेस में हर तरीके की चीज़ की बेनिफिट्स अवेलेबल होंगी, यानी कि म्यूजिक आर्ट और लिटरेचर हर कॉलेज में आपको पढ़ाया जाएगा। आपकी मर्जी है, आप पढ़ना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट है तो आप बेशक पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। डिपार्टमेंट्स इन लैंग्वेज, लिटरेचर, म्यूजिक, फिलोसफी एंड इंडोलॉजी, आर्ट, डांस, थिएटर, एजुकेशन, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, प्योर एंड अप्लाइड साइंसेज, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, यानी कि जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपको एक कॉलेज में मिल जाएंगे। जो आपका मनपसंद का सब्जेक्ट है, मनपसंद कॉम्बिनेशन से आप उसे चूज़ करिए और अपनी जो स्टडी है वो उसे आगे कंप्लीट करिए, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, बस यही था हमारा आज तक का लेक्चर। तो आशा करती हूँ आपको ये पॉलिसी अच्छी लगी होगी। आगे आपको जो इसमें जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको बता दूंगी, ये पॉलिसी है जो कब तक लागू होगी। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम स्टडी विद अंकिता। थैंक यू।